मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारंच प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। कहाँ तक पाठ हुआ था? तान्येकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः, इस सूत्र तक पाठ हो गया है। आज के सूत्र पर चर्चा होनी है। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। क्या सूत्र है? युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। स्थानिन्यपि मध्यमः, यह सूत्र है। यह सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको समझने के बाद आगे के दो सूत्र आपको स्वयं ही समझ में आ जाएंगे। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, यही सूत्र है ना। अब पहले इसका थोड़ा संधि विच्छेद देख लीजिए। तो क्या बनेगा? युष्मदि तक ले जाना है। कहाँ तक ले जाना है? युष्मदि कितना हो गया? 7-1 है ना। आगे फिर क्या है? उपपदे। क्या है? इसमें भी क्या है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो दोनों में सप्तमी विभक्ति एक वचन है ना। तो कैसे जोड़ दोगे? युष्मदि उपपदे, ऐसा भी कह सकते हैं उपपदे युष्मदि। युष्मदि उपपदे, यण हो गया ना, दी के ई को य हो गया, तो क्या बन गया? युष्मद्युपपदे, ऐसा बन गया। वस्तुतः संधि विच्छेद कैसे होगा? युष्मदि उपपदे, ऐसा संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युष्मदि उपपदे हो गया। इधर क्या है? समानाधिकरणे, यहां तक चलिए। तो समानाधिकरणे ये भी क्या हो गया? सप्तमी विभक्ति एक वचन। ये तीनों अभी तक कितने कैसे आए? सप्तमी विभक्ति एक वचन के आए। स्थानिनी, यहां भी क्या है? सप्तमी एक वचन। स्थानिनी में भी क्या है? अपि। अपि क्या हो गया? अव्यय। औ का अर्थ हो गया अव्यय। अव्यय अपि क्या हो गया? मध्यमः क्या हो गया? एक। प्रथमा विभक्ति एक वचन, है ना। तो इससे पहले सूत्र क्या गया था? तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः। उससे पहले तिङस् त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमः। उस सूत्र ने क्या किया? प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा की। प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा की, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है? ये मध्यम पुरुष के जो प्रत्यय हैं उनका विधान कर रहा है। मध्यम पुरुष के प्रत्यय कब आएंगे इसको बता रहा है। क्या बता रहा है? ये विधि सूत्र है, वो संज्ञा सूत्र था। ये सूत्र क्या बताएगा? किस स्थिति में हमको मध्यम पुरुष के प्रत्यय लाने हैं। मध्यम पुरुष के प्रत्यय कौन हुए? हाँ, सिप, थस, ये कौन सा पद में हुए? परस्मयी पद में हुए। किस में हुए? परस्मयी पद में हुए। और आत्मनेपद पद में भी तो होंगे। क्या बनेंगे? तो आताम झ थास। हाँ, थास क्या बनेगा? थास आथाम ध्वम। ये किसके हो गए? ये आत्मनेपद के हो गए। किसके हो गए? ये आत्मनेपद के हो गए। ये परस्मय पद के हो गए, मध्यम पुरुष के प्रत्यय, और वो आत्मनेपद के हो गए। ठीक हो गया ना। हैं दोनों किसके? मध्यम पुरुष के ही हैं। ये भी मध्यम पुरुष के ही हैं और ये भी मध्यम पुरुष के ही हैं। तो ये जो मध्यम पुरुष के प्रत्यय हैं सिप थस थ परस्मय पद के और थास आथाम ध्वम आत्मनेपद के, ये किस अवस्था में ये कब होंगे? ये हम कब लाएंगे? कैसे स्थिति में इनका प्रयोग किया जाएगा? इसकी व्यवस्था देने के लिए यह सूत्र है। ठीक है। तो यह सूत्र क्या कहता है कि मध्यमः, सूत्र में क्या पद है? मध्यमः। मध्यमा का अर्थ क्या हुआ? मध्यमः स्यात्, मध्यम पुरुष होवे। मध्यमा का अर्थ क्या हो गया? मध्यम पुरुष होवे, यह अर्थ हो गया। कब होवे प्रश्न होगा कि मध्यम पुरुष कब होवे। तो उसके लिए बता रहे युष्मदि उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनी अपि, यहां तक बता रहे। क्या बता रहे हैं? युष्मदि उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनी अपि, इतना बता रहे हैं।
इसमें इसका अर्थ क्या हुआ? तो अर्थ ये हुआ कि युष्मदि उपपदे, युष्मदि उपपदे। अब इसको समझने के लिए, सूत्र के अर्थ को पूर्ण रूप से समझने के लिए पहले थोड़ा इसका सरल रूप से इसको समझिए। क्या समझिए? तो ये तो स्पष्ट हो गया ना, सूत्र में कितने पद हैं, समझ में आ गया? हाँ, इसमें कुछ लिखना हो तो तत्काल लिख लिया करिए, और कुछ लिखना बचा हो तो बता दीजिए मिटाने से पहले। अब इसको देखना है, देखिए लकार के कितने अर्थ होते हैं? तीन। लकार बोलिए या तिप बोलिए, वस्तुतः अर्थ तो तिप के ही होते हैं, लकार का कह देते हैं, तिप के अर्थ ले लीजिए। किसके अर्थ होते हैं? ती। तिप में से हम किसको उदाहरण के रूप में ले लेंगे? ती को। ती के कितने अर्थ होते हैं? तीन। कर्ता या कर्म, कर्ता कर्म भाव, कर्ता कर्म। यहां पर उदाहरण के लिए क्या ले लीजिए? कर्ता। क्या ले लेते हैं? ती का अर्थ क्या हुआ? ती का अर्थ कर्ता होना चाहिए, कर्ता भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है। अभी हमने क्या ले लिया? कर्ता। तो ती का अर्थ क्या हो? ती का अर्थ क्या हो? स्पष्ट हो गया ना? अब ती का अर्थ जब कर्ता होगा तो वो कर्ता कोई ना कोई व्यक्ति होगा ना जी, कोई ना कोई व्यक्ति तो कर्ता होगा। कोई भी द्रव्य मूर्त पदार्थ, कोई भी द्रव्य मूर्त पदार्थ, वही तो कर्ता होगा। व्यक्ति किसको कहते हैं? व्यज्यते या सा व्यक्ति, जो दिखाई देता है। व्यज्यते या सा व्यक्ति, व्यक्ति शब्द स्त्रीलिंग का है। तो जो भी मूर्त होगा, द्रव्य होगा, दिखने वाला होगा, वो क्या होगा? व्यक्ति। ऐसा कोई व्यक्ति वही कर्ता हो सकता है। तो यहां पर कर्ता के रूप में हमको कौन चाहिए? कर्ता के रूप में हमको चाहिए युष्मद। कर्ता के रूप में क्या चाहिए? युष्मद। अब युष्मद से क्या समझेंगे? तो युष्मद से आप समझिए त्वम, युवाम और यूयम। ये एक वचन हो गया। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? द्विवचन का कर्ता, और ये बहुवचन का कर्ता। युष्मत शब्द के तीन अर्थ होंगे ना, त्वम युवाम यूयम हो गए ना। ये एक वचन में, ये द्विवचन में, और ये अर्थात एक व्यक्ति को कहना हो तो त्वम, दो को कहना हो तो युवाम, और तीनों को कहना हो तो जो आपके सामने खड़े हैं। ठीक है ना? तो अब एक तो ती का अर्थ कर्ता हुआ, दूसरा युष्मद का अर्थ क्या है? त्वम युवाम। अब ये जो कर्ता होगा ये कोई ना कोई व्यक्ति होगा। तो वो व्यक्ति कौन होना चाहिए? वो व्यक्ति इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। वो व्यक्ति, ती का अर्थ जो कर्ता है, वो कर्ता इन तीनों में से एक होना चाहिए। त्वम हो जाए तो भी ठीक, युवाम हो जाए तो भी ठीक, यूयम हो जाए तो भी ठीक। इन तीनों में से कौन होना चाहिए? कोई एक होना चाहिए। ठीक होगी, इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब एक बात और समझनी है, क्या कि ती का अर्थ जो करता है वो कर्ता त्वम युवाम यूयम में से कोई एक है। ठीक है? अब वो त्वम युवाम यूयम रूपी जो करता है उसका आप वाक्य में प्रयोग करें या न करें, आपकी केवल बुद्धि में रहे कि यहां पर जो करता है वो कौन है? त्वम युवाम। ऐसा आप केवल आपकी बुद्धि में रहे त्वम युवाम यूयम, अथवा आप त्वम युवाम यूयम का क्या कर दें? उच्चारण करके प्रयोग भी कर दें, वाक्य में प्रयोग भी कर दें। तो दोनों स्थिति में क्या होगा? वहां पर मध्यम पुरुष के प्रत्यय आएंगे। उस कर्ता के साथ जो क्रिया आएगी ना, उस क्रिया में कौन से प्रत्यय लगाने होंगे? हमको मध्यम पुरुष के प्रत्यय ही लगाने होंगे। जैसे त्वम कर्ता बनेगा, त्वम ती को हम कर्ता अर्थ में लाए और वो कर्ता त्वम बन गया। तो त्वम के साथ अगर हमको गम धातु का प्रयोग करना है, त्वम के साथ अगर हमको, तो गम धातु से हमको कौन से प्रत्यय लाने होंगे? ये सिप थस थ ही लाने होंगे। अगर त्वम को लाएंगे कर्ता के रूप में तो सिप, और युवाम को लाएंगे तो थस, और यूयम को लाएंगे कर्ता के रूप में तो थ। ये बात स्पष्ट रूप से समझिए। एक बात अभी इसमें छूट रही है, क्या कि समानाधिकरण शब्द आया। क्या शब्द आया? समानाधिकरण। समानाधिकरण। क्या शब्द आया? समानाधिकरण। समानाधिकरण। ठीक है? तो ये तो समझ गए ना, प्रथम पुरुष और आत्मनेपद प्रश्नपद के ये सब प्रत्यय मध्यम पुरुष के। चलिए, क्या शब्द आया है? समानाधिकरण शब्द आया है। इस सूत्र को समझ लेंगे तो आपको अग्रिम सूत्र दोनों जो है ना वो अपने आप समझ में आ जाएंगे। यही प्रधान सूत्र है इन तीनों में। समानाधिकरण शब्द आ गया। क्या शब्द आ गया? समानाधिकरण।
समानाधिकरण। समानाधिकरण का ये तो सप्तमी का रूप है ना, समानाधिकरणे। समानाधिकरणे कहाँ का रूप है? उसमें सप्तमी निकाला तो सब समानाधिकरण हो गया। अब यहाँ पर अधिकरण शब्द है, एक शब्द है समान और एक शब्द है अधिकरण। समान का मतलब क्या होता है? एक जैसा, ये तो सरल अर्थ है। अधिकरण शब्द है, अधिकरण शब्द का अर्थ क्या होता है? आधार, आधारोधिकरण। अधिकरण का अर्थ क्या होता है? आधार। लेकिन यहाँ पर आधार अर्थ नहीं है, यहाँ पर अधिकरण शब्द का अर्थ आधार, अधिकरण शब्द का अर्थ आधार होता है, लेकिन यहाँ पर अधिकरण शब्द का अर्थ आधार, यहाँ पर अधिकरण शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ, वाच्य बोले उसको, यहाँ पर क्या बोले? वाच्य। अधिकरण शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है? वाच्य। तो समान का अर्थ हो गया एक जैसा, और अधिकरण का अर्थ क्या हो गया? वाच्य। तो इसको हम दूसरे शब्द में कैसे लिख देंगे? समान वाच्य। समानाधिकरण शब्द का मतलब क्या हो गया? वाच्य बराबर अर्थ, वाच्य बराबर। तो समानाधिकरण शब्द का अर्थ क्या हो गया? समान अर्थ होना चाहिए, समान अर्थ होना चाहिए, समान अर्थ होना चाहिए। समान अर्थ जहां पर होगा वहां समानाधिकरण हो जाएगा, समान अर्थ जहां पर होगा वहां पर क्या हो जाएगा? समानाधिकरण हो जाएगा। ठीक है ना? अब समान अर्थ हो तो किसका समान अर्थ हो? कम से कम दो चाहिए ना जिनमें समानता करेंगे। जिन अर्थों में समानता करेंगे ऐसे अर्थ कितने चाहिए? अगर एक ही अर्थ होगा तो वहां समानता तो होगी नहीं, समानता हमेशा दो में होगी। तो अर्थ कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए। और दोनों कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो वहां पर क्या हो जाएगा? समानाधिकरण हो जाएगा। अब अर्थ अगर दो होंगे, अर्थ अगर तो शब्द भी दो होंगे, शब्द भी दो होंगे तभी तो अर्थ दो आएंगे। तो यहां पर दो शब्द कौन कौन से लेने हैं? एक तो ती को लेना है, एक किसको लेना है? और दूसरा किसको लेना है? युष्मद् को। एक किसको लेना है और दूसरा किसको लेना है? तो ये दो शब्द हो गए। अब इनके दो अर्थ चाहिए, तो दो अर्थ कौन हुए? एक तो ये हो गया अर्थ, एक ये हो गया अर्थ, और दूसरा ये तीन हो गए अर्थ। दूसरे अर्थ क्या हो गए? ये तीन। ठीक है ना? तो दो शब्द कौन हुए? ती और दो अर्थ कौन हुए? ठीक है। अब देखिए ती का अर्थ क्या है? युष्मत् का अर्थ क्या है? और ये कर्ता, कर्ता के रूप में हमको कौन से कर्ता लेने हैं? कर्ता के रूप में हमको कौन से कर्ता लेने हैं? त्वम युवाम यूयमी तो लेने हैं, अभी तो बताया था ना। ती का अर्थ कर्ता हो, वही कर्ता कौन होने चाहिए? त्वम युवाम यूयम में से कोई एक होना चाहिए। तो ती का अर्थ क्या हुआ? युष्मत् के अर्थ क्या हुए? अब हमको यहाँ पर जो ती का अर्थ कर्ता है वो कर्ता के रूप में कर्ता कौन से कर्ता लेने हैं? यूयमी लेने हैं। तो ये दोनों अर्थ समान हो गए कि नहीं हो गए? ये दोनों अर्थ क्या हो गए? समान हो गए। ये दोनों अर्थ किसके हैं? इन दोनों के हैं। तो ये परस्पर क्या हो गए? समानाधिकरण हो गए। ये परस्पर क्या हो गए? समानाधिकरण। ठीक है ना? अर्थात इन दोनों का अर्थ क्या हो गया? एक हो गया, समान हो गया, एक जैसा ही अर्थ हो गया इन दोनों का, ती का और युष्मद् का। ठीक है ना? अब इन दोनों में समानाधिकरण नहीं रहेगा, एक समानाधिकरण संबंध होता है। जो दो समानाधिकरण होते हैं ना उनमें समानाधिकरण संबंध रहता है। अभी समानाधिकरण को छोड़िए, अभी समानाधिकरण का अर्थ समझिए एकार्थ। समानाधिकरण मतलब एक अर्थ, दोनों का अर्थ क्या हो गया? एक हो गया। किन दोनों का? ती का और युष्मद् का। तो ती और युष्मद् क्या हो गए? समानाधिकरण हो गए। इनका अर्थ क्या हो गया? एक ही हो गया, है ना? समानम अधिकरणम ययोः, समानम ते समानाधिकरण, जिनका अर्थ क्या हो? समान हो। जिनका अर्थ क्या हो? तो किनका अर्थ समान है यहाँ पर? ती और युष्मद् का एक ही अर्थ बन रहा है। तो ये अर्थ घटित हो गया कि नहीं? समानाधिकरण अर्थ यहाँ पर घटित हो गया। और क्या लिख रहे हैं? स्थानिनी अपि। क्या लिख रहे हैं? एक पद क्या है? स्थानिनी अपि। ठीक है। अब स्थानिनी जो रूप है वो कहाँ का रूप है? वो सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। स्थानिनी कहाँ का रूप है? हो गया। अब स्थानिनी शब्द किस शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है? स्थानिन। किस शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है? स्थानिन। स्थानिन शब्द के में इनी प्रत्यय लगा है। स्थानिन शब्द में अतः इनी ठनव। तो अब यहां पर प्रकृति क्या बनेगी? स्थान ना, स्थान प्रकृति क्या होगी? और प्रत्यय क्या हुआ? इन।
दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? स्थानिन। उसके सप्तमी में क्या बना? इतनी बात स्पष्ट हो रही है। अब स्थान का अर्थ क्या है? तो स्थान का अर्थ होता है प्रसंग। स्थान शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रसंग। वो सूत्र है ना, स्थानिन्तरतमः प्रसंगे सति स्थानंच प्रसंगः, लिखा है ना। स्थान का अर्थ क्या हुआ? प्रसंग। तो स्थान शब्द से इन्हीं प्रत्यय किया। स्थानम अस्य अस्ति इति स्थानी। स्थानी का अर्थ क्या हो गया? प्रसंगी। स्थानी का अर्थ क्या हो गया? प्रसंगी का अर्थ क्या हुआ? प्रसंग वाला। प्रसंगी का अर्थ क्या हो गया? प्रसंग वाला। हाँ, और ये प्रसंगी अर्थ किसका बनेगा? स्थानी का बनेगा। ये प्रसंगी अर्थ किसका बनेगा? स्थानी का बनेगा। स्थानी, इसका अर्थ क्या हो गया? प्रसंगी। प्रसंगी हो गया ना। ये प्रसंगी अर्थ किसका बना? स्थानी का बना। अब इसको हम कहां ले गए? सप्तमी में ले गए, स्थानिनी ले गए। कहां ले गए? स्थानिनी। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रसंगी सती, ऐसा अर्थ जोड़ दो। प्रसंगी वाले के होने पर, प्रसंगी वाले के होने पर, मतलब जिसका प्रसंग चल रहा है उसके होने पर, प्रसंगी के होने पर, अर्थात जिसका प्रसंग चल रहा है उसके होने पर। ठीक है। तो अब इस सूत्र में यहां पर किसका प्रसंग चल रहा है? युष्मत् शब्द का प्रसंग चल रहा है। सूत्र में भी किसका ग्रहण है? युष्मदि। सूत्र में किसका ग्रहण है? युष्मदि उपपदे। युष्मदि उपपदे अर्थात समीपोच्चारितम पदम उपपदम। समीप में उच्चारित जो पद होता है उसको क्या बोलते हैं? उपपद बोलते हैं। समीपोच्चारितम पदम उपपदम। समीप में जो उच्चारित पद होता है उसको क्या बोलते हैं? उपपद बोलते हैं। तो यहां पर उपपद के रूप में, समीप में उच्चारित पद के रूप में किसको लिया गया? युष्मदि, युष्मत् को लिया गया। किसको लिया गया? समीपोच्चारितम पदम उपपदम। समीप में उच्चारित जो पद होता है उसको क्या कहते हैं? तो यहां पर समीप में उच्चारित के रूप में किसको लिया गया सूत्र में? युष्मत् को ही तो लिया गया है ना। युष्मदि उपपद है, युष्मत् को लिया गया है। ठीक है ना। तो यहां पर किसका प्रसंग चल रहा है? युष्मत् का। किसका प्रसंग चल रहा है? युष्मत् का। तो स्थानिनी से हम किसको ले लेंगे? युष्मत् का प्रसंग होने पर, ऐसा अर्थ ले लेंगे। युष्मत् का प्रसंग होने पर ऐसा अर्थ, समीप में उच्चारित जो युष्मत् शब्द उसका प्रसंग होने पर ऐसा अर्थ किसका आ जाएगा? स्थानिनी का। ठीक है। और अपि शब्द है। क्या शब्द है? अपि से क्या ले लेंगे? न होने पर, प्रसंग न होने पर, है ना। इन्हीं दोनों को वृत्ति में क्या लिख दिया? प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च, कि युष्मत् शब्द का प्रयोग होने पर अथवा न होने पर। अपि से न होने पर ले लेंगे। युष्मत् शब्द का प्रयोग होने पर, ये तो स्थानीय का अर्थ हो गया, और अपि से क्या ले लेंगे? न होने पर। दोनों अर्थ आ जाएंगे ना। तो यहां पर क्या हुआ? अब इतनी बातें आपको समझ में आई? पहले मूल बातें। ठीक। अब चलें इसकी वृत्ति पर चलें। युष्मदि उपपदे का मतलब क्या हुआ? युष्मत् शब्द के समीप में उच्चारित होने पर। ठीक है। समानाधिकरण का अर्थ क्या हुआ? ती का अर्थ और युष्मत् का अर्थ क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। स्थानिनी का अर्थ क्या हुआ? अप्रयुज्यमाने, अर्थात युष्मत् शब्द का प्रयोग वाक्य में हो तब। और अपि का अर्थ क्या हुआ? अप्रयुज्यमाने, अर्थात युष्मत् शब्द का वाक्य में प्रयोग न हो तब। ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? मध्यम, हाँ, मध्यम पुरुष हो जाता है। ठीक हो गया। ये सूत्र का तो आपका, ये सूत्र में जो पद थे उनका मैंने सरल अर्थ आपको बता दिया। अब इस सूत्र की वृत्ति बोल दीजिए, अब आपको वृत्ति स्पष्ट हो जाएगी। बोलिए। ये तिंग वाच्य कारक वाचिनी युष्मदि। तिंग वाच्य कारक वाचिनी युष्मदि, ये वृत्ति बनाई ना। तिंग वाच्य कारक वाचिनी युष्मदि। इतना समझ लीजिए, बाकी आगे सरल है। तिंग वाच्य कारक वाचिनी युष्मदि। तिंग वाच्य कारक, तिंग से किसको लेंगे? ती को ले लीजिए। उसका वाच्य कारक से किसको ले? अर्थ। वाच्य मतलब अर्थ। अर्थ जो कारक से किसको ले लेंगे? कर्ता को ले लेंगे। ठीक हो गया। तो तिंग वाच्य कारक तक पहुंच गए। तिंग वाच्य कारक हो गया।
इस कारक का वाची कौन होना चाहिए? युष्मद होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तिंग वाच्य कारक कौन? तिंग का मतलब ती का तिंग से पूरे 18 को लेना है ना, क्योंकि आत्मनेपद में भी तो सूत्र लगेगा ही ना जी। ये तो ती का अर्थ कौन हो गया? उसका वाच्य जो क्या होगा? 18 को क्या 6 को लोगे, क्योंकि मध्यम पुरुष लगाओगे ना, तो तीन प्रश्न पद के ले लोगे, 3 आत्मनेपद के लोगे तो 6 आ जाएंगे। तो ती का अर्थ क्या हो गया? ती का वाच्य क्या हो गया? कर्ता। तो तिंग वाच्य कारक कौन हो गया? कर्ता। इसी कर्तृकारक का, ये कर्तृकारक जो है ना, इसका वाची, इसका वाचक कौन होना चाहिए? युष्मद होना चाहिए। इसी कर्तृकारक का वाची मतलब हाँ युष्मद। इसी कर्तृकारक रूपी अर्थ को बताने वाला कौन होना चाहिए? युष्मद होना चाहिए। अर्थात युष्मद का अर्थ भी क्या होना चाहिए? कर्ता होना चाहिए। ठीक है, तो तिंग वाच्य कारक वाचिनी युष्मदी। ठीक हो गया। तिंग का अर्थ जो कर्तृकारक, वो कर्तृकारक वही कर्ता अर्थ किसका हो? युष्मद शब्द का हो। ठीक हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? उस युष्मद शब्द के प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च, उस युष्मद शब्द के प्रयुज्यमान होने पर, अर्थात युष्मद शब्द के वाक्य में प्रयुक्त होने पर, अथवा अप्रयुज्यमाने वाक्य में प्रयुक्त न होने पर, दोनों स्थितियों में क्या होता है? मध्यम पुरुष हो जाता है। कहने का क्या तात्पर्य हुआ? कि तात्पर्य यह हुआ कि मान लिया आप केवल गच्छसी प्रयोग करते हैं, केवल वहां पर तुम का प्रयोग वाक्य में नहीं करते हैं, लेकिन आपको पता है कि आप सामने, जो आपके सामने आपकी बात को सुन रहा है, उसके लिए आप क्या प्रयोग कर रहे हैं? गच्छसी प्रयोग कर रहे हैं। मतलब जो सुनने वाला है वो क्या है? तुम ही है। युष्मत का अर्थ ही है, तुम ही है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा? आप तुम का वाक्य में प्रयोग मत करिए, केवल गच्छसी कहेंगे ना, तो भी वहां पर कर्ता के रूप में कौन आएगा? तुम ही आएगा। मतलब युष्मत का आपने युष्मत के अर्थ का प्रयोग नहीं किया, युष्मत शब्द का प्रयोग नहीं किया, तो भी वहां पर क्या आएगा? कर्ता के रूप में अगर लाना चाहेंगे तो किसको लाएंगे? तुम को ही लाएंगे। भले ही वो अप्रयुज्यमान है, उसका प्रयोग आपने नहीं किया, बुद्धि में तो है ना आपकी, आपने पहले जान लिया कि तुम को मैं कह रहा हूं, इसलिए गम धातु से आप क्या लाएंगे? वहां मध्यम ही लाएंगे। और अगर तुम गच्छसी कह देंगे, क्या कह देंगे? तुम गच्छसी कह देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर केवल तुम कहेंगे, अगर क्या कहेंगे? केवल तुम कहेंगे, तब भी वहां क्रिया क्या आएगी? गच्छसी ही आएगी। ये ध्यान में रखने वाली बात है। केवल तुम कहेंगे तो क्या समझना है आपको? ये जो तुम है ये युष्मत का अर्थ है और ती का अर्थ भी है। तो यहां पर आप गम धातु से का अगर प्रयोग करना चाह रहे हैं तो क्या लाना होगा? मध्यम पुरुष ही लाना होगा। तो क्या बनेगा? गच्छसी। ठीक हो गया। यहां गच्छसी ही आएगा। और यहां केवल क्या कह देंगे? गच्छसी कह देंगे। क्या कह देंगे? तो यहां मध्यम पुरुष देखा ना आपने, मध्यम पुरुष प्रयोग कर रहे हैं, तो यहां आपके दिमाग में पहले क्या है कि यहां पर तुम ही है। कर्ता के रूप में किसको रख रहे हैं? आप रखना चाह रहे हैं, तुम को ही संबोधन कर रहे हैं, इसलिए यहां पर कर्ता के रूप में कौन आएगा? तुम ही आएगा। तो दोनों स्थितियों में क्या हो रहा है? यहां तुम आया तो गच्छसी आया, यहां गच्छसी आया तो तुम आया। ठीक है ना। लेकिन कभी भी तो दोनों स्थितियों में तो आपका मध्यम पुरुष आ गया। और अगर तुम गच्छसी कह देंगे तो यहां तो कोई समस्या ही नहीं है। तुम गच्छसी कह देंगे तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि प्रयुज्यमान हो गया। युष्मत शब्द क्या हो गया? प्रयुज्यमान हो गया, उसका तो वाक्य में प्रयोग ही हो गया, तो कोई समस्या ही नहीं है। जहां अप्रयुज्यमान है, जहां उसका प्रयोग नहीं हो रहा है, वहां पर क्या है? वहां पर या तो तुम कहेंगे तो भी गच्छसी, केवल गच्छसी कहेंगे तो तुम ही कर्ता के रूप में आएगा। तो प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च मध्यम स्यात्, यह सूत्र का अर्थ हो गया। ठीक है। सूत्र के अर्थ में विचार करिए, कोई प्रश्न है तो पूछिए। तिंगवाच्य कारक वाचन युष्मदी प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च मध्यमः स्यात्। तो अर्थ क्या हो गया? सरल रूप से ती का अर्थ अगर करता है, वो कर्ता अगर युष्मत शब्द का ही अर्थ है, और वाक्य में उस युष्मत शब्द का प्रयोग आप करें या न करें, दोनों स्थिति में कौन सा पुरुष आएगा? मध्यम पुरुष ही आएगा। अर्थात सिप्थस्थ और थास आथाम ध्वम, यही प्रत्यय आएंगे। धातु परस्मैपदी होगी तो सिप्थस्थ लाना है, आत्मनेपदी होगी तो आतान झ लाना है। ठीक। हाँ, थास आथान ध्वम लाना है। ठीक है। और ये स्थिति किसमें आएगी? अस्मद में आएगी। अस्मद्युत्तमः। ये स्थिति किसमें आएगी? अस्मद्युत्तमः। ठीक है ना। तो अस्मद्युत्तमः सूत्र के विषय में कल चर्चा की जाएगी।